चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। अभी प्लान ऐसा है कि आई थिंक आई विल ट्राई टू कवर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री इन 2 लेक्चर्स। ओके, 2 लेक्चर में आई ट्राई टू कवर इट। अभी इसके पहले हम लोग ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कवर कर लिया, उसमें 3 लेक्चर्स लग गए, ठीक है। तो ये भी 2 लेक्चर्स में विल ट्राई टू कवर, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ओके, सो अभी बेसिकली एंशिएंट इंडिया वी हैव कवर्ड। तो एंशिएंट ये मिडिवल के पहले इट इज़ प्रेफरेबल दैट यू सी दोज एंशिएंट इंडिया के लेक्चर्स। देन ऑल्सो याद रखना कि एंशिएंट इंडिया हो या फिर मिडिवल इंडिया हो, आपको इसके साथ जो आर्ट एंड कल्चर है उसके लेक्चर्स भी अच्छे से करने पड़ेंगे। क्योंकि क्या है, समझो मिडिवल इंडिया में यू विल सी दिल्ली सल्तनत या फिर मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर के टाइम का आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत के टाइम का आर्किटेक्चर, वो टाइम का कल्चर, लिटरेचर, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे तो विल ट्राई टू कवर, बट यहाँ पे ना मिडिवल इंडिया के लेक्चर्स में बेसिक करेंगे। ओके, ओवरव्यू लेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जितना जा सकते उतना डेप्थ में जाएंगे, पर फुल एकदम इन डेप्थ में नहीं जाए। जैसे कि 400 पेज की बुक है वैसा नहीं करने का है। यूपीएससी के हिसाब से एक क्रोनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक ओवरव्यू, बेसिक चीज़ें यहाँ पे विल ट्राई टू कवर। बट एज आई सेड, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, सॉरी एंशिएंट, मिडिवल, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों को एक साथ पढ़ोगे ना तो ही वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और पूरा होलिस्टिक कवरेज भी हो जाएगा। क्योंकि एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, मिडिवल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, फिर एंशिएंट मिडिवल से कैसे रिलेटेड है, फिर ये दोनों रिलेटेड कैसे आर्ट एंड कल्चर से, एक दूसरे का सब पे इन्फ्लुएंस कैसे जा रहा है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये लेक्चर में ना, फर्स्ट लेक्चर में प्लान ऐसा है कि आई ट्राई टू कवर अर्ली मिडिवल इंडिया, ठीक है। मतलब जो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध रीजन हुआ, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, बैटल ऑफ टेरेन, तो वो सब विल ट्राई टू कवर। फिर उसके बाद में कैसे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगी ना, वो पीरियड था 1206 to 1526 का। तो उसमें जो किंग्स थे, ठीक है, तो वो सारे किंग्स के बारे में बेसिक देखेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इंडियन रीजन में, वो देखेंगे। फिर ये दिल्ली सल्तनत हो गया। फिर विजयनगर एंड बहामनी किंगडम, ये दोनों किंगडम के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल अपन पूरा कर लेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें से हो जाएगा। फिर क्या है ना, एकदम बेसिक हल्का ऊपर से ओवरव्यू लेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स का। बट एज ए सेड बेसिक्स, क्योंकि इसको यू हैव टू कंबाइन विद आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पे भी है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का एक लेक्चर, ठीक है। तो ये लेक्चर 1 होगा। फिर दूसरे लेक्चर में ट्राई टू कवर जो मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर जो 1526 से स्टार्ट हुआ, फिर बाद में औरंगज़ेब तक, उसके बाद जो प्रॉपर ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई और उन्होंने वो डिक्लेरेशन दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलेगी, क्वींस डिक्लेरेशन, तो वहाँ से फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, ठीक है। ये बाउंड्रीज़ है, तो वो देखेंगे। जो मुग़ल एम्पायर पढ़ेंगे तब सारे किंग्स, उनके जो किंग्स थे वो पढ़ेंगे, उनके बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन था मुग़ल एम्पायर के अंडर इंडिया में कैसा था वो देखेंगे। एंड फिर जो मराठा किंगडम था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फिर ये मिडिवल हिस्ट्री बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी अगर कुछ रह जाता है, रह तो नहीं जाएगा, बेसिक्स तो इसमें से कवर हो जाएंगे, पर फिर भी एक प्रीलिम ओरिएंटेड थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं ना, कि ये किंग के पास इनके कोर्ट में क्या क्या कौन थे, या फिर ये टर्म किससे रिलेटेड है, वो आई ट्राई टू कवर इन अनदर लेक्चर विच इज़ कॉल्ड एज अपेंडिक्स लेक्चर। तो उसमें एक छोटा सा आई ट्राई टू कवर। तो ये 2 लेक्चर्स प्लस अपेंडिक्स का लेक्चर में ट्राई टू कवर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। अर्ली मिडिवल इंडिया को देखते हैं। अभी देखो, एंशिएंट इंडिया को जो हम लोग कंसिडर करते हैं कि एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कंसिडर करते हैं कि एंशिएंट इंडिया एंडेड विद द एंड ऑफ रूल हर्षवर्धन। ओके, तो इसको बाउंड्री कंसिडर किया जाता है। फिर
अर्ली मिडिवल इंडिया एंड लेटर मिडिवल इंडिया, ये दो चीज़ें हैं मिडिवल इंडिया में. अर्ली मिडिवल इंडिया को 7 to 12 सेंचुरी एडी तक देखा जाता है एंड फिर लेटर मिडिवल इंडिया को 12 सेंचुरी एडी से 18 सेंचुरी एडी तक देखा जाता है. जो लेटर मिडिवल इंडिया है उसमें जैसे कि 12 सेंचुरी से दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल एम्पायर, ये सारे चैप्टर्स हम लोग आगे आगे देखेंगे. ठीक है, तो जो अर्ली मिडिवल इंडिया है उसमें बेसिकली 7 सेंचुरी 12 सेंचुरी तक जो इम्पोर्टेंट रीजनल किंगडम थे वो थे राजपूत्स के. ओके, तो राजपूत के देर वर वेरियस क्लैंस जैसे कि चौहान्स ऑफ अजमेर, परमार्स ऑफ मालवा, राठौर ऑफ कन्नौज, पाला एंड सेना ऑफ बंगाल थे, दे वर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. फिर सिसोदियाज ऑफ मेवार, फिर चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड, फिर सोलंकीज ऑफ गुजरात रीजन. तो वहाँ पे फेमस सोमनाथ टेम्पल विच वॉज बिल्ड बाय किंग भीमा देवा. फिर राजपूत दे वर बेसिकली कंसिडर्ड एज डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड रामा मतलब सूर्यवंशी एंड डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो मतलब चंद्रवंशी. ओके, जो अर्लीस्ट थे ना, अर्लीस्ट इनमें से दे वर बेसिकली कॉल्ड एज गुजरा पार्थियंस. ओके, फिर जो इम्पोर्टेंट एक दो किंगडम जैसे कि चौहान्स ऑफ अजमेर, दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज चहामनाज ऑफ सांबार रीजन इन राजस्थान एंड इनका कैपिटल वॉज साखम्बरी. ओके, एंड फेमस किंग वॉज ग्रेट पृथ्वीराज चौहान. ओके, हिज ऑल्टरनेट नेम वॉज पृथ्वीराज III. ओके, फिर जो परमार्स थे ऑफ मालवा रीजन उनका इम्पोर्टेंट किंग वॉज किंग भोजा. फिर जो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखनी है वो है अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध रीजन विच हैपन इन 712 AD. ओके, क्या था जब इस्लाम रिलीजन डेवलप हुआ इन मक्का मदीना रीजन, इन स्पेशली मक्का रीजन ऑफ विच इज़ प्रेजेंटली इन सऊदी अरेबिया टुडे, in 622 AD. Okay, which is considered as Muslim era started from there, जिसको ऑल्टरनेटिवली हिजरी एरा भी बोलते हैं. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 622 AD. फिर जो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध रीजन में हुई ना, सिंध रीजन जो इंडिया का ही पार्ट था वो टाइम पे, वो 712 AD में हुई थी. ओके, अभी दो इम्पोर्टेंट कैलिफेट्स थे वो टाइम पे, उमाइद एंड अब्बासिद. ओके, तो 712 AD में क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम. ओके, he was related to Umayyad Caliphate. He invaded into Sindh region. Okay, and then the people there were called as Zimmis. फिर 712 AD के बाद 9th सेंचुरी में टर्किश आए. वहाँ पे साबचुद्दीन he came. He was from Umayyad dynasty. Okay, from Ghaznavid empire. Then his son Mahmud of Ghazni. Okay, he in 997 to 1030 AD he started his invasion in this region. Okay, Mahmud of Ghazni. So he defeated King Anandapala in Battle of Vaihind, or which is also called as Battle of Kutch, in 1008 AD. Okay, King Anandapala was a Hindu Shahi ruler. Therefore, after Battle of Vaihind, he won on हिंद शाही रीजन. ठीक है, पर इसके पहले जो इम्पोर्टेंट बैटल हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट बैटल, दैट वाज इन 1001 AD, बैटल ऑफ पेशावर वर्सेस किसके साथ हुआ था ये, महमूद ऑफ गजनी वर्सेस किंग जयपाला, जो बहुत इम्पोर्टेंट विक्ट्री था फॉर गजनवीड एम्पायर. ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ था, कैपिटल पेशावर को बना दिया गया था. ठीक है, फिर महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे ही जो पोएट्स थे वो टाइम पे इम्पोर्टेंट होते, फिरदौसी हु रोट शाहनामा, एंड देन अलबरूनी हु रोट किताब हिंद. ओके, देन केम मोहम्मद घोरी. ओके, मोहम्मद घोरी who was related to Mahmud of Ghazni only, he was under him. Muhammad
गौरी ने ना गुरहिद एम्पायर को डेवलप किया, ठीक है। सो ही कैप्चर्ड सिंध रीजन, देन ही ऑल्सो कैप्चर्ड मुल्तान रीजन। फिर जो बैटल ऑफ टेरेन हुआ, टेरेन नियर दिल्ली इन 1991, वहाँ पे in this battle a confederacy was led by Raja Prithviraj Chauhan, okay, and he won there, okay। फिर ये 1991 में हुआ। फिर सेकेंड बैटल हुआ, बैटल ऑफ टेरेन सेकेंड हुआ इन 1992, पर वहाँ पे राजा पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट द बैटल। सो फिर गौरी ने अपना एम्पायर वहाँ पे डेवलप किया। बट गौरी के बाद नेक्स्ट जो आया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि वो टाइम पे और इतना बड़ा लीडर इंडिया में ऐसा नहीं था कि फिर वो चैलेंज कर पाए इतने बड़े लेवल पे। इसके लिए फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। रीजनल वॉर्स होते रहे, धीरे धीरे छोटे छोटे वॉर्स होते रहे, बट स्टिल जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह अपना एम्पायर बढ़ाते रहे। रीजनल किंगडम्स ने बहुत ट्राई किया अपने लेवल बेस्ट पे, बट फिर क्या है, वो साइड से इतना बड़ा, साइड से टर्किश रीजन से इतनी बड़ी आर्मी आती थी, इसके वजह से थोड़े से इशू हो जाते, जोग्राफिकल इश्यूज़ वगैरह वगैरह, और फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, उसके वजह से थोड़े से इश्यूज हो जाते थे एंड थोड़ा पावर डिक्रीज हो जाता था। बट एक और इम्पॉर्टेंट बैटल है जो 1194 में हुआ था, 1194 AD में। इट वॉज बैटल ऑफ चंदावार, ओके, जो आगरा रीजन नियर यमुना रिवर के पास में है। इट वॉज बिटवीन मोहम्मद घोरी वर्सेस किंग जयचंद ऑफ कनौज रीजन, ओके, ऑफ गढ़वाला डायनेस्टी, ओके। ये बैटल के बाद क्या हुआ, टर्किश रूल बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, फिर मोहम्मद घोरी एंड फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके साथ टर्किश रूल डेवलप हुआ। और वो अभी प्रॉपर एम्पायर, जब मतलब वो प्रॉपर उसका क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी वाइज किसके अंदर डेवलप हुआ था, दिल्ली सल्तनत अंदर, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत 1206 टू 1526 तक चली, ठीक है। तो अभी दिल्ली सल्तनत देखेंगे, अभी दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पीरियड वाज बेसिकली फ्रॉम 1206 AD टू 1526 AD, ओके। इट वाज आल्सो कॉल्ड एज स्लेव डायनेस्टी, मतलब आल्सो कॉल्ड एज मामलुक डायनेस्टी, ठीक है। सो इट बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम 1206। तो इसमें सबसे पहली, इसमें 3 अलग अलग सब डायनेस्टीज थे। इसमें है पहली है कुतुबी डायनेस्टी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी। इट स्टार्टेड इन 1206, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी विच वॉज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश इन 1211 AD, okay, and it reigned for the maximum period out of this 3 sub dynasties. And फिर next है second Ilbari dynasty which was started by Balban, okay, in 1266, ठीक है। फिर एज आई सेड 3 सब डायनेस्टीज, उसमें सबसे पहली थी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लाख बख्श। ही वॉज बेसिकली अ स्लेव ऑफ घोरी, ओके, मोहम्मद घोरी। Later on he broke the relations with Muhammad Ghori and then he formed Delhi Sultanate and he assumed the title of Sultan, okay, and he made Lahore his capital. He started building Qutub Minar with respect to Khwaja Qutbuddin Bakhtiar. Then he had various scholars like Hasan Nizami. He basically died playing चौगान, चौगान मतलब पोलो, okay. तो ये बेसिक था अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी नेक्स्ट है इल्तुतमिश। He was from Ilbari tribe, okay. He was sold to Qutbuddin Aibak, but later on he became his son-in-law. He was basically given the work of Iqtidar of Gwalior. Later on he shifted his capital from Lahore to Delhi, okay, and he fought with the Parmars of Malwa. As I said, regional wars थोड़े थोड़े चलते रहे थे, but ये दिल्ली सल्तनत बहुत बड़े लेवल पर ग्रो हो रही थी वो टाइम पे। फिर he also fought with Temujin, मतलब चंगेज़ खान, who was a Mongol, ठीक है।
फिर नेक्स्ट ही नॉमिनेटेड रजिया सुल्तान, देयरफॉर ही स्टार्टेड हेरिडेटरी सक्सेशन. ओके, he also received Mansur from Abbasid Caliph, and therefore he considered himself sovereign ruler of India at that time because he received the Mansur. He had various scholars like Furul Islam, Tajuddin, Minaj ul Siraj, Kutubuddin Hassan, and Jindali. He also introduced silver tanka, which is an Arabic coinage which is similar to rupee, and also copper coin Jittal. Then he developed a military type formation which was called the 40. इसमें 40 nobles थे. Okay, and they formed the एक military के लिए backing strong बन गई थी इसके हिसाब से. फिर नेक्स्ट है रजिया सुल्तान. Started her period from 1236. Okay, she had a slave named Yakut, and he was considered as master of royal horse. Then in her period Antulia, who was the governor of Batinda, he revolted. फिर वो कुछ मैरिज वैरिज हो गया, एंड देन वो स्टोरी है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट. अपने को बस यूपीएससी के हिसाब से फैक्ट देखने गया, ठीक है. एंड देन उसके बाद जो बलबन था ना, ही हैड पुट वो ये डायनेस्टी में थोड़ा सा डिसीजन मेकर टाइप बन गया था, क्योंकि बाद में ही हैड पुट नसीरुद्दीन ऑन द थ्रोन वगैरह वगैरह. बट लेटर ऑन बलबन ने ही पूरा डायनेस्टी फिर कैप्चर कर लिया. इसके लिए बलबन जो भी उसका पीरियड स्टार्ट हुआ 1266 से, ठीक है. बलबन वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज जियासुद्दीन बलबन, ऑल्सो कॉल्ड एज उगलिक खान. He started the concept of Zille-Ilahi, means Sultan is God's shadow on earth. और इस हिसाब से साइकोलॉजी ही ट्राइड टू, उस साइकोलॉजी के हिसाब से ही ट्राइड टू बिल्ड हिज किंगडम. फिर ही ऑल्सो स्टार्टेड कॉन्सेप्ट्स लाइक किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान. फिर ही ऑल्सो स्टार्टेड पर्शियन फेस्ट नवरोज. ही ऑल्सो अपॉइंटेड स्पाइज, ठीक है. बेसिक समझा ना. कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था 1206 से, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था 1211 से, एंड बलबन ने स्टार्ट किया 1266 से, ठीक है. फिर बलबन को कंटिन्यू करते हुए बलबन ऑल्सो स्टार्टेड मिलिट्री डिपार्टमेंट विच वॉज कॉल्ड एज दीवान अर्ज. ओके, फिर बलबन के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी. इनका पीरियड था फ्रॉम 1290 टू 1320, ठीक है. ठीक है, खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320. इट्स खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर वॉज जलालुद्दीन खिलजी. ही अपॉइंटेड मलिक छज्जू एज गवर्नर ऑफ कारा रीजन, बट देन मलिक छज्जू रिवोल्टेड, देयरफॉर ही वॉज रिप्लेस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी. ओके, अलाउद्दीन खिलजी बिकेम सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन, एंड अलाउद्दीन खिलजी वॉज फ्रॉम देवगिरी रीजन. ओके, बट क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने लेटर ऑन ही किल्ड जलालुद्दीन खिलजी एंड ही बिकेम the Sultan. Okay, so now Alauddin Khilji is Sultan, and his reign was from 1296 to 1316. Okay, फिर उसके टाइम में there was no liquor and drugs allowed by ordinances. फिर there was no much social gathering allowed. फिर there was more gifts given to amirs. फिर there was a large permanent army which was paid in cash. Okay, according to writer Farishta. फिर ही स्टार्टेड डार्क सिस्टम, DAGH सिस्टम, विच इज़ मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. फिर ही ऑल्सो स्टार्टेड हुलिया सिस्टम, मतलब लिस्ट ऑफ सोल्जर्स. ही ऑल्सो डिड प्राइस रेगुलेशन, मतलब मार्केट का रेगुलेट करना, इन स्पेशली इन दिल्ली रीजन. सो ही स्टार्टेड 4 सेपरेट मार्केट, जैसे कि एक मार्केट क्लॉथ के लिए, दूसरा कैटल के लिए, तीसरा ग्रेन के लिए, चौथा मिसलिनियस चीज़ों के लिए. फिर नेक्स्ट है ईच मार्केट ऑफिसर वॉज कॉल्ड एज सहाना ए मंडी. ओके, फिर ही स्टार्टेड सम सीक्रेट एजेंट्स लाइक मुनियाज इन द मार्केट. फिर मर्चेंट्स जो थे ना, दे वर कॉल्ड दीवान ए रियासत, एंड देयर ऑफिसर वाज कॉल्ड नाइब ए रियासत. फिर ही ऑल्सो डेवलप्ड गवर्नमेंट स्टोर हाउसेस. ही ऑल्सो डिड मेजरमेंट ऑफ लैंड, एंड even landlords were also taxed during his times.
and during his time 6 times Mongol had tried to invade India. Okay, फिर नेक्स्ट है उसमें ही मतलब अंडर खिलजी डायनेस्टी ओनली, अलाउद्दीन खिलजी के साथ ना ही हैड इज मिलिट्री कमांडर मतलब मलिक नाइब, whose name was Malik Kafur. Okay, Malik Kafur. Okay, he led the conquest of Deccan region. मतलब जो he tried to fight with Kakatiyas of Warangal, फिर even Pandyas, होयसल्यास, यादवास ऑफ देवगिरी रीजन, जो छोटे छोटे किंगडम या फिर रीजनल किंगडम्स बाकी थे वहाँ पे ट्राई टू फाइट एंड ट्राई टू कवर द डेक्कन रीजन. ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी invaded in Ranthambore region and then in Chittor region, okay, where he fought with Raja Ratan Singh, which is mentioned in Padmavat, written by Malik Muhammad Jayasi in during 14th to 15th century he wrote it. Okay, and there the concept of Johar and all it is mentioned in that. It showed how strong the Rajput kingdoms were even at that time and how they fought with the great army and also how they fought for their self-respect. Later on, Alauddin Khilji could not cover the region of Jammu and Kashmir and Madurai region. Okay, बाकी he tried to cover much of the Indian region because Deccan conquest जो Malik Kafur ने की थी that was also a bit successful. फिर he had poets like Amir Khusro and Amir Hassan. He developed a new capital named Siri. He developed the Alai Darwaza in Qutub Minar complex. Then among the last Khiljis, Khushro Shah was killed by governor of Dipalpur region, Ghazi Malik, who is basically जियासुद्दीन तुगलक. ओके, फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है. ठीक है, तो अभी तुगलक डायनेस्टी देखते हैं. तुगलक डायनेस्टी जो है ना इट वाज फ्रॉम 1320 टू 1414. ओके, इसमें सबसे फर्स्ट इज जियासुद्दीन तुगलक. ही डेवलप द सिटी ऑफ तुगलकाबाद एंड ही वाज किल्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक. ओके, ये सल्तनत ही चल रहा है, दिल्ली सल्तनत की बातें चल रही है. ठीक है, ये सारे उसमें डायनेस्टीज़ हैं. ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही वॉज कंसिडर्ड ही वॉज फेमस फॉर मच ऑफ हिज फेल्ड आइडियाज़. इसमें सबसे पहले ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम देवगिरी मतलब दौलताबाद रीजन. सॉरी, ही ट्राइड टू ट्रांसफर इट टू देवगिरी दौलताबाद रीजन बट दैट फेल्ड. ओके, देन द कंटेम्प्रेरी राइटर्स एट दैट टाइम वर इब्न बतूता, बर्नी, इसामी. ओके, ये तीनों थे. फिर ही वॉज कंसिडर्ड अ प्रिटी टॉलरेंट किंग. ही ऑल्सो डेवलप्ड अ टोकन करेंसी ऑफ कॉपर विच वॉज सिमिलर टू सिल्वर टंका, बट ये कॉपर की करेंसी इट फेल्ड. ओके, बिकॉज बहुत ज़्यादा फोर्जिंग होने लग गया उसमें. ओके, एंड इवन इट इज़ रिटन दैट कॉपर कॉइन्स वर लेड ऑन द रोड. दिस वॉज रिटन बाय बर्नी. फिर ये इतने आइडियाज़ फेल हो गए तो इसके लिए इंक्रीज टैक्सेशन इन गंगा एंड यमुना दोआब रीजन. तो वहाँ पे के जो पीजेंट्स थे दे रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम. ही ऑल्सो डेवलप्ड इन एग्रीकल्चर, ही डेवलप्ड अ मॉडल फार्म. फिर ही डेवलप्ड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दीवान ए कोही. ही ऑल्सो started the concept of Takhavi loans for seeds and cultivation related to agriculture. ठीक है, फिर writer Badauni has said that Sultan became free from people and people became free from Sultan with relation to Muhammad bin Tughlaq. ठीक है, author Barni has written that Muhammad bin Tughlaq is mix of opposites. Okay, even in Gujarat in that period the Thagi revolt started. ठीक है, and even in 1336 Vijayanagar empire developed. In 1347 Bahamani empire developed. ठीक है, विजयनगर बहामनी किंगडम्स आगे देखेंगे. एंड इवन हिज नोबल हसन शाह ही स्टार्टेड मदुराई सल्तनत. ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई. फिर नेक्स्ट केम
Firoz Shah Tughlaq, okay, in 1351. Uh, Firoz Shah Tughlaq in 1351 was selected by the nobles only. Then he appointed his PM, मतलब वजीर. He was Khan-e-Jahan Makbul. He was basically a Telugu, but Firoz Shah Tughlaq could not cover Bengal region, but he reached till Odisha's Janjanagar region. Even he converted जो Sanskrit script थे from Nagarkote's ज्वालामुखी टेम्पल into Persian. ठीक है. He basically followed ulemas, therefore he laid Islamic jizya on basically non-Muslims who were called as dhimmas. ठीक है. He laid irrigation tax, but he then also developed wells and canals, especially in the Sutlej Hansi region and Yamuna Hisar region. ठीक है. फिर ही डेवलप फ्रूट गार्डन्स, मतलब हॉर्टिकल्चर डेवलप हुआ. फिर रॉयल फैक्ट्रीज, मतलब कारखानास के डेवलपमेंट हुआ वो टाइम पे. फिर इक्ता सिस्टम जो था ना, इट वाज मेड हेरिडेटरी आफ्टर दैट. इक्ता मतलब जो प्रॉपर्टी है वो आगे देखेंगे, पर इक्ता सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? इक्ता सिस्टम वो स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश, ओके, ये याद रखना. फिर जो टैक्स ऑन 28 आइटम्स वर अबॉलिश्ड बाय हिम बिकॉज ही कंसिडर्ड इट अनइस्लामिक. फिर ही डेवलप्ड द फिरोज शाह कोटला सिटी, but it was considered that he was intolerant towards Shias and Sufis. But then he also developed Diwan-e-Khairiyat for widows and orphans, मतलब charity development काफ़ी हुआ था. He also developed a free hospital and marriages, तो वही charity work था. फिर he had scholars like Afif and Barni. ठीक है. एंड ये तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर वॉज नसीरुद्दीन तुगलक, ओके, ठीक है. एंड इन हिज टाइम ड्यूरिंग 1398 देर वॉज इन्वेजन ऑफ तैमूर, ओके, तैमूर ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी, ओके, इन 1398 जब बैटल ऑफ दिल्ली हुआ वहाँ पे. जो तैमूर था, he was related to both sides, Turkish side also and Mongol side also, and he covered many regions in especially जो एशियन पार्ट है वहाँ पे. ठीक है. तो तैमूर के बाद ना सईद डायनेस्टी स्टार्ट हुई इंडिया में. ठीक है. सईद डायनेस्टी उनका पीरियड था फ्रॉम 1414 टू 1451. ठीक है. ये ना एक काम करेंगे, जो अपेंडिक्स है ना, जो एक अपेंडिक्स लेक्चर टाइप बना दूंगा, उसमें ऊपर से रिवीजन के लिए कौन सी डायनेस्टी कौन से पीरियड में थी वगैरह वगैरह, क्योंकि ये पढ़ते इतना याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो एक बना दूंगा. आई ट्राई टू मेक इट. ठीक है. फिर सईद डायनेस्टी 1414 टू 1451 थी, ओके. क्या था कि जो तैमूर था, ही लेफ्ट इन्वेजन हुआ एंड ही लेफ्ट अगेन फॉर उसके अदर कॉन्क्वेस्ट, एंड ही लेफ्ट गवर्नर ऑफ मुल्तान रीजन खिजिर खान. ही डेवलप हिज कैपिटल इन दिल्ली रीजन देन, एंड देयरफॉर वहाँ पे सईद डायनेस्टी डेवलप हुई. फिर उनके पास ही बेलोल लोदी वॉज देयर, एंड ही डोमिनेटेड द गवर्नेंस पार्ट, especially Mubarak and Muhammad Shah, who were the sons of Khizr Khan. He dominated them. इसके लिए क्या हो गया, बाद में बहलोल लोदी ने ही पूरा रीजन क्या बोलते डायनेस्टी कैप्चर कर ली. इसके लिए बाद में लोदीज डायनेस्टी स्टार्ट हो गई. लोदीज डायनेस्टी वॉज फ्रॉम 1451 टू 1526. लोदीज वर बेसिकली अफगान्स, ओके, एंड दे वर बेसिकली कंसिडर्ड द अफगान्स, ओके. एंड इसके पहले जो भी डायनेस्टीज थी दिल्ली सल्तनत में, अब भी हम लोग ने जो देखी, दे वर कंसिडर्ड टर्क्स, और ये लोदीज जो थे दे वर अफगान, ओके. सो बेलोल लोदी ने स्टार्ट की. फिर बेलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी वॉज देयर. हिज पीरियड वॉज फ्रॉम 1489 टू 1517, ओके. ही वॉज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग द लोदीज. ही वन द बंगाल रीजन, ही वन मोस्ट ऑफ द राजपूत रीजन. He developed road and irrigation, but issue था कि he destroyed much of the Hindu temples also. And उसके बाद था इब्राहिम लोदी.
ओके, इब्राहिम लोदी, यू नो, उसकी एक आदत थी दैट ही इंसल्टेड सम ऑफ हिज नोबल्स, देयरफॉर कुछ नोबल्स ने रिवोल्ट किया। अभी उसमें का एक नोबल था दौलत खान लोदी। ओके, ही वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब रीजन। उसने क्या किया, ही इन्वाइटेड बाबर, ठीक है, ही इन्वाइटेड बाबर, और द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ इन 1526। किसके बीच में, मतलब इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में, जहाँ पे बाबर वन। ओके, एंड बाबर हैड यूज्ड इवन गन पाउडर्स वगैरह भी यूज़ हुए थे वो टाइम पे। तो इसके साथ मुगल पीरियड स्टार्ट होता है बाद में, क्योंकि बाबर जीत गया था वहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। ठीक है, अभी ये देखिए कि जो दिल्ली सल्तनत में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन टाइप वो कैसा था। इंडिया अंदर दिल्ली सल्तनत में ना, देखो, सुल्तान वाज बेसिकली कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैलिफ। ओके, तो वो फिर बाद में इस्लामिक स्टेट वगैरह डेवलप हो उसके लिए फिर सुल्तान, मतलब कैलिफ क्या, कैलिफ यूज्ड टू गिव मंसूर टू द सुल्तान। ओके, फिर उनको सॉवरेनिटी मिलती थी, ऐसा था कंसिडरेशन। फिर कैलिफ वाज आल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन द कॉइन एंड इवन इन कुतबा मींस द प्रेयर्स। फिर मंसूर वाज गिवन टू, ये जो मंसूर है, इट वाज गिवन टू इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एक्सेट्रा। फिर जो सक्सेशन होता था ना दिल्ली सल्तनत में, इट वाज लाइक ऑल द सन्स हैड इक्वल राइट टू द थ्रोन। ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसमें सुल्तान वाज अल्टीमेट। फिर मिलिट्री में दीवान अर्ज डिपार्टमेंट था एंड उसका हेड था अर्ज मामलिक। ओके, ये जो अर्ज मामलिक है, ही इज़ नॉट इक्वल टू कमांडर इन चीफ। क्यों? क्योंकि कमांडर इन चीफ इज़ बेसिकली सुल्तान। ओके, ये उसके अंडर है। ओके, मिलिट्री हैंडल करने के लिए। फिर नाइब इज़, नायब मतलब कंट्रोल ऑन ऑल द डिपार्टमेंट्स। फिर वज़ीर, वज़ीर इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब वो डिपार्टमेंट है दीवान वज़ीरत। फिर रिलीजियस अफेयर्स के लिए दीवान रसलत है एंड इट्स हेड इज़ चीफ सदर, एंड मतलब उसमें ग्रांट्स दिए जाते थे टू बिल्ड मॉस्क, मदरसास, टॉम्स। ओके, फिर जुडिशल डिपार्टमेंट में काजी वाज द हेड। फिर फॉर मुस्लिम्स शरिया वाज द पर्सनल लॉ, एंड फॉर हिंदुइज्म जो सिविल केसेस थे उसमें पंचायत यूज्ड टू डिसाइड, बट जो क्रिमिनल लॉ था वो सुल्तान के अंदर था। फिर डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस था विच वाज आल्सो कॉल्ड एज दीवान इंशा, तो इसमें सुल्तान एंड ऑफिशियल के बीच में होता था वो। फिर इक्तास जो थे ना, इट वाज इंट्रोड्यूस बेसिकली बाय इल्तुतमिश, ओके, फॉर द नोबल्स। तो इक्तास मतलब क्या, जो प्रोविंसेस है उनको इक्तास बोलते थे, एंड दे वर बेसिकली गवर्नड बाय मुक्तीज़ और वालीज। तो वो मुक्तीज़ और वालीज वहाँ का लैंड एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू देखते थे। फिर ये प्रोविंसेस है, मतलब ये इक्तास दिए जाते थे इंस्टेड ऑफ लाइक प्रॉपर पेमेंट, तो इक्तास से जो आपको मिले वो आपका, ऐसा। फिर ये इक्तास के इक्तास वर डिवाइडेड इनटू शिक्स। ओके, दे वर हैंडल्ड बाय शिकदार्स and it was divided, the shiks were divided into parganas and it was handled by amils. Okay, parganas मतलब many villages एक साथ, and फिर it was divided into village which was the basic unit of administration. Village head was मुकादम और चौधरी and village accountant was पटवारी. Okay, फिर लैंड क्लासिफिकेशन वाज लाइक इक्ता लैंड वाज असाइंड टू द ऑफिशियल इंस्टेड ऑफ पेमेंट एज आई सेड। फिर देर वाज इनाम लैंड फॉर रिलीजियस पर्पस। फिर देर वाज खलीसा लैंड फॉर सल्तनत, मतलब फॉर सुल्तान का डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन फॉर रॉयल मेंटेनेंस, वो खलीसा लैंड था। ठीक है, फिर इकोनॉमी जो थी उसमें 1/3 वाज कंसिडर्ड एज लैंड रेवेन्यू। फिर मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, एज आई सेड, दे गिव तकवी लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। फिर कुछ जगह पर रस्तों पर सरियाज बनाए जाते थे, मतलब रेस्ट हाउसेस। फिर ऐसा देखा गया कि वीट का प्रोडक्शन बार्ली से थोड़ा ज़्यादा था। फिर इवन सेरिकल्चर वॉज धीरे धीरे इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, फिर मर्चेंट जो थे उसमें स्पेशल मुस्लिम कम्युनिटी, बोरा कम्युनिटी, फिर गुजराती में मारवारीज। ओके, सो दे बिकेम, मतलब वो मर्चेंट कम्युनिटी बहुत डेवलप हो रही थी वो टाइम पे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ही इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन दिनार। ओके, एंड इल्तुतमिश ने सिल्वर टंका इंट्रोड्यूस किया था ना,
तो उसमें थे दो टाइप, एक था 48 जीतल वाला एंड दूसरा था 50 जीतल वाला। 48 जीतल वाला खिलजी के टाइम चलता था एंड 50 जीतल इज इक्वल टू 1 सिल्वर टंका, वो टाइप के। ये क्या होता है, एक्सचेंज रेशो था। 50 जीतल वाला तुगलक के टाइम चलता था, ठीक है, एक्सचेंज रेशो। मतलब 1 सिल्वर टंका इज इक्वल टू इतना जीतल, क्योंकि जीतल वॉज द कॉपर कॉइन, ठीक है। वो भी इल्तुतमिश के टाइम पर ही हुआ था स्टार्ट, ओके। फिर जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ा सती प्रथा चलती थी, फिर पर्दा प्रथा भी चलती थी। फिर एक नोट है कि जो विजय स्तंभ था, इट वाज बिल्ट इन राजस्थान बाय किंग राणा कुंभा व्हेन ही डिफीटेड महमूद ऑफ द खिलजीज इन 1448, ओके। इन ही वाज द किंग ऑफ, ये जो किंग थे राजस्थान के, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़ रीजन, ओके, एंड इट इज बिल्ड इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है, विजय स्तंभ। इट इज़ नियरली 38 मीटर हाइट। फिर आर्किटेक्चर अगर देखे जो, तो टर्क्स थे ना, ते टर्किश लोग थे, दे इंट्रोड्यूस्ड न्यू आर्किटेक्चर टाइप्स जैसे कि डोम्स, आर्चेस, टॉवर्स या फिर मिनारेट्स जो बोलते हैं वो। फिर डेकोरेशन में देखा जाए तो अरेबिक स्क्रिप्ट, थोड़ी कैलीग्राफी वगैरह। जो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग ने पूरा कवर किया है, आर्ट एंड कल्चर का जो फर्स्ट लेक्चर है आर्किटेक्चर का, उसमें ये सब है। तो इसके लिए इधर सिर्फ मैं ऊपर से आई एम ट्राइंग टू कवर क्या है कि आप एंशिएंट इंडिया पढ़ो या फिर मिडिवल इंडिया पढ़ो, आपको आर्ट एंड कल्चर उसके साथ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो समझो मिडिवल इंडिया के लेक्चर्स है, तो ये क्या है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसका जो आर्किटेक्चरल साइड है या फिर पेंटिंग या फिर म्यूज़िक या फिर डांस या फिर कुछ भी जो वो टाइम का आर्ट एंड कल्चर था ना, वो टाइम का, वो सारा आर्ट एंड कल्चर में वी हैव कवर्ड, ओके। तो ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मतलब ये एक पार्ट है, यू हैव टू कंबाइन इट विद आर्ट एंड कल्चर, तब वो पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा मिडिवल इंडिया का, ठीक है। तो वो वाला लेक्चर चेक करना अबाउट इंडियन आर्किटेक्चर, उसमें मिडिवल पीरियड के आर्किटेक्चर जैसे कि फिर उसमें मुग़ल इवन दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर, मुग़ल टाइम का आर्किटेक्चर, सब कुछ उसमें कवर्ड है, ठीक है। फिर जो कलर ऑफ जो अलग अलग कलर के स्टोन जैसे कि रेड, येलो, मार्बल, सैंडस्टोन्स, रेड, येलो, सैंडस्टोन, ये सब उसमें कवर्ड है आर्ट एंड कल्चर में। फिर टेम्पल्स, खास करके ऐसा देखा गया है कि जो टेम्पल से ज़्यादा करके हिंदू एंड जैन टेम्पल, उनको फिर कन्वर्ट किया गया था मॉस्क में। एग्जाम्पल कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली रीजन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर पहले क्या होता था, अर्लियर जजिया वाज काउंटेड इन लैंड टैक्स ओनली, बट फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्टेड टू सेपरेटली कलेक्ट इट, ओके। तो मतलब ये ऐसे इश्यूज छोटे छोटे डेवलप हो रहे थे, इसकी वजह से फिर रिजेंट पड़ता था, फिर रिवोल्ट होते थे। एग्जाम्पल्स है उसके, जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा गंगा एंड यमुना रीजन में टैक्सेशन बढ़ गया, इसके लिए पीजन का रिवोल्ट हो गया। तो ये सब चलता आ रहा था धीरे धीरे, जैसे कोई भी सिविलाइजेशन चलता है वैसे। फिर कुतुब मीनार विच इज़ नियरली 71 मीटर हाइट, उसमें बैल्कनीज वगैरह है, ठीक है, वो डेवलप हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी एडेड द अलाई दरवाज़ा देर। फिर ये सारा आर्ट एंड कल्चर में है। फिर तुगलकाबाद में ग्रे सैंडस्टोन एंड लेक वर डेवलप। फिर जो टॉम था, मतलब मौजोलम ऑफ जियासुद्दीन तुगलक विच वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, इट इज़ इन दिल्ली। फिर फिरोज शाह तुगलक बिल्ट कोटला फोर्ट इन दिल्ली रीजन। फिर लोधीज ने गार्डन्स डेवलप किए। फिर म्यूज़िक में अगर देखें तो न्यू इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रबब एंड सरंगी। फिर अमीर खुसरो ने नए रागाज डेवलप किए जैसे कि सनम एंड घारा। एंड अमीर खुसरो ने कव्वाली को डेवलप किया। फिर इट इज़ कंसिडर्ड दैट ही इन्वेंटेड सितार। फिर सूफी सेंट पीर बोदान म्यूज़िक दैट ऑल्सो डेवलप। और फिर इंडियन क्लासिक जैसे कि राग दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। इवन जो इंडियन किंग्स थे जैसे कि मान सिंह ऑफ ग्वालियर रीजन ऑफ तोमार डायनेस्टी,
he developed मन कौतूहल, okay, related to music. फिर लिटरेचर की बात करी जाए तो मिनाजुल सिराज रोड तबकत ए नासरी, मतलब उसमें था अबाउट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स टिल 2060, सॉरी 2060 नहीं 1260, 1260, ठीक है, वो करेक्शन था. फिर ज़ियाउद्दीन बर्नी रोड तारिक ए फ़िरोज़ शाही. फिर आमिर खुसरो इन पर्शियन ही रोड खजान उल फतह of it was related to Alauddin Khilji's conquest. फिर he wrote poetry like सबक SABQ, सबक ए हिंदी in the mostly हिंदी स्टाइल में. फिर तुगलकनामा was written by him on जियासुद्दीन तुगलक. फिर अरबिक में अलबरूनी had written किताब उल हिंद. फिर नेक्स्ट है चंदबर्दी रोट, ही वॉज बेसिकली हिंदी पोएट. फिर नुसरत शाह वॉज अ बंगाली पोएट. फिर ज़िया नक्शबंदी, ही रोट तुतुनामा एंड ऑल्सो कन्वर्टेड सम संस्कृत लिटरेचर इनटू पर्शियन. फिर रजत रंगिनी रिटन बाय कालना, ओके, इन अंडर ज़ियाउद्दीन. फिर मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ज़ियाउद्दीन, नहीं, ज़ियान उल अबिदीन, ओके, ही वॉज अ जम्मू एंड कश्मीर किंग एट दैट रीजन. तो फिर बाद में भक्ति मूवमेंट, फिर वेरियस लैंग्वेजेस जैसे कि मराठी गुजराती डेवलप हुए. फिर बाद में विजयनगर एम्पायर, बहामनी एम्पायर, वो देखेंगे. फिर बाद में कैसे तेलुगु रीजन, कन्नड़ रीजन डेवलप हुआ. और एज आई सेड यू हैव टू कंबाइन इट विद आर्ट एंड कल्चर. एंड दूसरी चीज़ें, ये इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत जो हम लोग ने अभी देखा, तो उसमें जो भी मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, जैसे कि किस किंग के अंडर कौन सी किताब या फिर लाइक कौन सा पोस्ट को क्या बोलते थे, वो उसका ना टर्म्स वगैरह वो एक काम करेंगे, वो अपेंडिक्स का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि इसमें अगर वो सब डाला ना तो बहुत कन्फ्यूजन टाइप हो जाएगा. तो ये बस मैंने ऊपर से एरिया जितने टच कर सकता उतना किया है, फिर आगे अभी देखेंगे. तो ये बेसिक था अबाउट दिल्ली सल्तनत. विजयनगर एंड बहामनी किंगडम के बारे में देखेंगे. पहले विजयनगर किंगडम के बारे में देखते हैं. बेसिकली विजयनगर किंगडम का जो पीरियड था इट वाज बिटवीन 1336 टू 1672, ओके. और इसमें जो डायनेस्टीज थे, 4 डायनेस्टी थे. एक थे, पहली थी संगमा, फिर सलुवा, फिर तुलुवा एंड फोर्थ वाज अराविदु, ओके, मतलब SSTA. जो विजयनगर किंगडम का जो फाउंडर्स थे देवर हरिहरा एंड बुक्का, वर 2 ब्रदर्स. दे फाउंड बेसिकली जो संगमा डायनेस्टी थी वो बेसिकली वो पीरियड में जो ककाटिया रीजन से या फिर उनका डिक्लाइन हुआ, फिर होसल्यास का डिक्लाइन हुआ, जिनका कैपिटल हलीबीडु था इन कर्नाटका रीजन, हलीबीडु बेलूर के पास में, ठीक है. तो कर्नाटका रीजन में फिर विजयनगर एम्पायर डेवलप हुआ, ठीक है. खास करके साउथ ऑफ तुंगभद्रा रीजन, मतलब बिटवीन रिवर कृष्णा एंड रिवर तुंगभद्रा, ये विजयनगर किंगडम डेवलप होने लग गया, ठीक है. फिर देवराया 2 किंग थे, ठीक है. विजयनगर मतलब बेसिकली इट इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है. एंड विजयनगर एंड बहामनी किंगडम में जो कॉन्फ्लिक्ट इट वाज रिलेटेड टू रायचूर दोआब, जो किसके बीच में, रिवर कृष्णा एंड रिवर तुंगभद्रा के बीच में. जो हरिहरा एंड बुक्का थे देवर रिलेटेड टू यादवा लीनिएज, ओके. एंड एज आई सेड फिर देवराया 2 किंग थे, हु वाज आल्सो रिलेटेड टू संगमा डायनेस्टी. फिर नेक्स्ट थी सलुवा डायनेस्टी बाय सलुवा नरसिम्हन, बट सलुवा डायनेस्टी इज शॉर्टेस्ट अमॉन्ग ऑल दिस डायनेस्टीज. फिर बड़ी डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वो तुलुवा डायनेस्टी बाय वीर नरसिम्हन, एंड उसमें सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे कृष्णदेवराया, ओके. हिज टाइम वो पीरियड वाज फ्रॉम 1509 टू 1529, ठीक है. इनके टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ दीवानी इन 1520, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ रायचूर. इट वॉज बिटवीन हिम एंड डेक्कन सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह, ठीक है.
and so Krishna Devaraya won there, and therefore Telangana region पे भी cover कर लिया, and he also reached till Orissa region and won over Gajapati Rudra Pratap Rudra. So basically he defeated Adil Shah and he then captured Raichur region. ठीक है, फिर जो सोर्सेस की बात करते हैं, अभी इसमें एक चीज़ है कि जो अल्बुकर्क्यू था पोर्तुगीज़ गवर्नर वो टाइम पे, विच वी हैड स्टडीड इन मॉडर्न हिस्ट्री में, जो एडवेंट ऑफ फॉरेनर्स था उसमें, ही हैड सेंट एन एम्बेसडर टू कृष्णदेवराया. ऑल्सो जो सोर्सेज ऑफ विजयनगर एम्पायर है इसमें आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम्पी रीजन के रूइंस है वो, फिर कॉपर प्लेट ऑफ श्रीरंगम रीजन बाय देवराया टू ऑफ संगमा डायनेस्टी, फिर निकोलो डी कॉन्टी हु इज़ अ वेटिकन, मतलब वेनिस रीजन से इटली के, ही केम ड्यूरिंग देवराया टू, फिर मोरक्कन इब्न बतूता हु हैड रिटन द बुक राहिला, और फिर पर्शियन अब्दुल रज़ाक हिज सोर्सेस, फिर पोर्तुगीज डोमिगो पीएस, फिर जो न्यूमिस्मेटिक्स थे कॉइन्स वगैरह वो टाइम के, फिर कृष्णदेवराया रोट अमुक्त मल्यड़ा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, सॉरी फॉर दैट. फिर गंगा देवी हु वाज वाइफ ऑफ कुमार कंफना who was basically from Sangama dynasty. So therefore Ganga Devi had written Madurai Vijayam, okay, related to the expedition to Rameswaram. फिर Alasya Pedana, he had written Manu Charitram. फिर Krishnadevaraya basically was a Vaishnavite. He was patron of literature, therefore he was also called as Andhra Bhoja. फिर he had 8 scholars, अष्ट दिग्गजास, इसमें important were तेनाली रामकृष्णन, फिर पिंगली सुराना and Alasya Pedana. Alasya Pedana was considered greatest poet, therefore he was called as Andhra Kavita Patta Maha, and he also wrote Manu Charitram and also Harikatha Saram, okay, Manu Charitram and Harikatha Saram. फिर कृष्णदेवराया he wrote अम्युक्त मल्यड़ा in Telugu. फिर in Sanskrit he wrote जामवंती and उषा परिणयम. फिर he also, फिर जो विजयनगर टाइम पे जो टेम्पल्स बिल्ट हुए थे उसमें था जो विट्ठल स्वामी टेम्पल बिल्ट बाय देवराया टू, फिर हजारा रामस्वामी टेम्पल बिल्ट बाय कृष्णदेवराया, ठीक है, हजारा रामस्वामी टेम्पल बाय कृष्णदेवराया एंड जो हजारा रामा टेम्पल बाय देवराया टू. फिर न्यू सिटी वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ क्वीन नागला देवी which is called as Nagalapuram, okay. फिर जो टेम्पल्स थे ना विजयनगर पीरियड के, दे हैड ये जो टेम्पल्स थे दे हैड राया गोपुरम्स, ओके, ठीक है. फिर सो आफ्टर कृष्णदेवराया केम अच्युत देवराया इन तुलवा डायनेस्टी, एंड फिर लास्ट में अराविदु डायनेस्टी के टाइम पे रामाराया या आलिया रामाराया वॉज देयर, ओके. फिर इम्पोर्टेंट बैटल हुआ था ड्यूरिंग रामाराया आलिया रामाराया ऑफ अराविदु डायनेस्टी पीरियड, वो था बैटल ऑफ तलाईकुट्टा इन 1565, जहाँ पे अलिया रामराया he was fighting versus डेक्कन सल्तनत्स, जिसमें थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदर.
ठीक है। बट यहाँ पे रामराया लॉस्ट, तो अरायवेदु डायनेस्टी फिर वहाँ से डिक्लाइन पर जाती रही। एंड फिर लास्ट किंग वॉज श्रीरंगा थ्री। ओके, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ अरायवेदु, मतलब बेसिकली विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो चारों डायनेस्टीज फिर वहाँ पे ख़त्म हो गई विजयनगर की धीरे धीरे आफ्टर बैटल ऑफ तलईकुट्टा इन 1565। और फिर बाद में वो डेक्कन सल्तनत आगे बढ़ते गए। ठीक है, अभी बेसिकली विजयनगर जो था ना, उसका कैपिटल वॉज बेसिकली विजयनगर या फिर पेनुकोंडा या फिर चंद्रगिरी या फिर वेल्लोर। क्या है ना, इफ़ यू पुट इट ऑन इंटरनेट विकीपीडिया पे वगैरह तो यू विल फाइंड ऑल दिस कैपिटल्स बेसिकली। पर विजयनगर कैपिटल वॉज विजयनगर ओनली, ऐसा कंसिडर करो अगर एक जगह लिखने का है, एक ही वर्ड लिखने का है तो मेंस में वगैरह। फिर बहामनी जो था ना किंगडम, उसका कैपिटल वॉज गुलबर्गा एंड देन बिदर, वो आगे देखेंगे, बिदर एंड गुलबर्गा। फिर विजयनगर जो था ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यहाँ पे किंग वॉज अल्टीमेट, यहाँ पे सक्सेशन वॉज हेरिडिटरी। ओके, फिर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस मंडलम्स हु हैड अ गवर्नर फॉर ईच मंडलम। ओके, मतलब गवर्नर वो वहाँ पे ही वॉज कॉल्ड एज मंडलेश्वरा और अ नायक। ओके, फिर दिस मंडलम्स वर डिवाइडेड इनटू नाडूज, फिर they were divided into sthalas and then they were divided into ग्रामास। ठीक है, मतलब मंडलम, नाडूस, थलास एंड फिर फाइनली ग्रामास। ओके, और अभी यहाँ पे देखा गया है कि देयर वाज मोर पावर गिवन टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज कम्पेयर टू अदर किंगडम्स। फिर द लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 विच इज़ कंपेरेटिवली लेस देन द दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल पीरियड जहाँ पे 1/3 था। फिर वहाँ पे देर वर मोर टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोफेशंस, गिफ्ट पे या फिर कस्टम्स थे ऑन पोर्ट्स। फिर जस्टिस सिस्टम थोड़ा सा हार्श था, जैसे कि अगर कोई पनिशमेंट, जैसे कि हार्श पनिशमेंट जैसे कि म्यूटिलेशन या फिर एलिफेंट के नीचे अगर कोई पनिशमेंट देनी थी तो। फिर मिलिट्री में क्या क्या थे, कैवलरी मतलब हॉर्स, इन्फेंट्री मतलब सोल्जर्स, एलिफेंट थे एंड आर्टिलरी मतलब तोफ वगैरह। फिर सोल्जर्स वर बेसिकली पेड इन कैश। फिर टॉप ऑफिसर्स वर कॉल्ड एज नायक्स और पॉलीगर्स। ओके, पॉलीगर्स एंड दे वर ग्रांटेड लैंड इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस विच वॉज कॉल्ड एज अमरम। फिर सोशल लाइफ में डांस, म्यूज़िक, रेसलिंग, कॉक फाइट, गैम्बलिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिक एंटरटेनमेंट वगैरह चलता था। फिर निकोलो कॉन्टी जो था ना, ही स्पोक अबाउट प्रेजेंस ऑफ स्लेवरी। कॉन्टी had come during Niccolo Conti had come during Devaraya II period. फिर Nunes, who was a Portuguese, he spoke about system of sati was there and polygamy was there and या फिर जो and he came during region of अच्युत देवराया। फिर डोमिगो पीस PES, who he spoke about Devadasi system during Domenico Peace, he came during reign of Krishna Devaraya. And then Barbosa, who was a Portuguese, he also came during Krishna Devaraya period. He spoke about religious freedom was there. फिर ट्रेड में परफ्यूम या फिर सिल्क वगैरह भी काफ़ी चलने लग गया था। बेसिकली संगमा डायनेस्टी इसमें के चारों में के संगमा डायनेस्टी और वॉज अ शिवाइज्म को फॉलो करने वाली डायनेस्टी। बट देन बाद में मतलब शिवाइज्म मतलब जो विरूपाक्ष डेइटी था उनको फॉलो करते थे। एंड आफ्टर बाकी के जो डायनेस्टीज थे, अदर डायनेस्टीज, दे वर मोस्टली वैष्णवाइट। ओके, फिर यही टाइम पे फेमस सेंट वॉज श्री रामानुजा। ही स्पोक अबाउट श्री वैष्णविज्म मतलब लॉर्ड विष्णु एंड लक्ष्मी के कॉम्बिनेशन से। फिर फेमस पोएट्स वर हनम्मा एंड थिरुमल्लम्मा। ठीक है, फिर ये टाइम पे जो हमारे बेसिक एपिक्स है जैसे कि रामायण भारत वो काफ़ी पॉपुलर होने लग गए थे। फिर इरिगेशन की बात की जाए तो देवराया
हैड डेवलप्ड इरिगेशन, जैसे कि टैंक्स एंड डैम एट तुंगभद्रा रिवर. फिर इंडस्ट्रीज जो थे वो टाइम उनमें गिल्ड्स बनने लग गए थे. फिर नूनिज ही ऑल्सो स्पोक अबाउट आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग वॉज देयर. फिर डायमंड माइंस वर देयर इन कुरनूल एंड अनंतपुर रीजन. फिर प्राइवेट इंडस्ट्री पे टैक्स लगाया जाता था. फिर गोल्ड कॉइन, वो टाइम पे गोल्ड कॉइन वॉज वराहा. ओके, वराहा करेंसी था मतलब. फिर देर वॉज अ पोर्ट एट कैनोर रीजन, मतलब मलाबार रीजन के यहाँ पे. फिर इंपोर्ट में ज़्यादा करके हॉर्स इंपोर्ट होते थे, पर्ल्स या फिर वेलवेट इंपोर्ट होता था. एक्सपोर्ट में आयरन, सॉल्ट पीटर वगैरह एक्सपोर्ट होते थे. फिर आर्किटेक्चर तो वो तो हम लोग ने आर्ट एंड कल्चर के इसमें कवर कर ही लिया है. स्टिल टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी डेवलप हो रहा था. टॉल गेटवे, जिसको टॉल राया गोपुरम्स बोलते हैं, वो डेवलप हो रहे थे. फिर मंडप में कल्याण मंडप डेवलप हुआ था. फिर स्कल्पचर इन पिलर्स डेवलप होने लगे थे, जैसे कि हॉर्स वगैरह पिलर्स में स्कल्पचर बनने थे. फिर अम्मन श्राइन्स वर एडेड टू द टेम्पल. फिर लैंग्वेजेस का बहुत डेवलपमेंट हुआ ये पीरियड में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कर्नाटक का संस्कृत लैंग्वेज. फिर टेम्पल तो हम लोग ने देख लिया, विट्ठल स्वामी टेम्पल, रामस्वामी टेम्पल, हजारा रामस्वामी टेम्पल एंड वो अभी हम लोग ने देख लिया ना. ठीक है, ये हम्पी रीजन में ओके खास करके टेम्पल्स डेवलप हुए. ठीक है, फिर इवन कांचीपुरम रीजन में जैसे कि वरदराजा या फिर एकम्बरथा टेम्पल. फिर जो राया गोपुरम्स थे वो खास करके चिदम्बरम रीजन या तिरुवन्नमलाई रीजन में डेवलप हुए थे. काफ़ी देखे गए, मतलब वो टाइम के पीरियड में बहुत जगह पर आर्किटेक्चर हुआ ना, इसके लिए. फिर मेटल इमेजेस ऑफ कृष्णदेवराया वर फाउंड नियर तिरुपति रीजन. फिर विजयनगर अ फॉरगॉटन एम्पायर, ये सिमिलर नाम का बुक वॉज रिटन बाय डोमिनिको पीएस एंड ऑल्सो एक इंग्लिश राइटर ने बाद में सेम नाम से रॉबर्ट सीवेल ने ही रोट. ओके, तो वहाँ पे विजयनगर किंगडम के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन इज गिवन अलग अलग बुक्स में वगैरह. तो ठीक है, तो ये बेसिक्स था अबाउट विजयनगर एम्पायर. अभी रह गया कौन सा, बहामनी एम्पायर. ठीक है, अभी बहामनी एम्पायर डेवलप्ड इन ड्यूरिंग 1347. ठीक है, बहामनी किंगडम वॉज फ्रॉम लाइक 1347 टू 1527. और विजयनगर किंगडम कितना था हम लोगों ने देखा था, 1336 टू 1627 था. ठीक है, तो अभी बहामनी किंगडम. ठीक है, बहामनी किंगडम 1347 याद रखना. इट्स फाउंडर वॉज बहामन शाह, हु इज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू. Its capital was basically started में गुलबर्गा कर्नाटका region में, but then it was shifted to Bidar in Karnataka region only. Bahmani kingdom reached its peak during Muhammad Shah III. Okay, due to his minister Muhammad Gawan. Okay, ये टाइम पे देर वर मोर प्रपोजल्स टू बिल्ड कॉलेज. फिर मतलब कल्चर वगैरह डेवलप करने का. वो टाइम की करेंसी वो रीजन में वॉज कॉल्ड एज टाका. फिर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो देर वॉज मोर वेरी हाई कंट्रोल ऑन नोबल्स. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ मोहम्मद गवान हु वॉज हिज मिनिस्टर. एंड देर वर ऑल्सो रॉयल ऑफिसर्स ऑन ईच फोर्ट. ओके, तो किसी वजह से क्या हो गया, इतना सेंट्रलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से नोबल्स गॉट एंग्री. एंड फिर वो लोग ने थोड़ा क्या बोलते प्लान करके मोहम्मद जो मिनिस्टर मोहम्मद गवान था ना, दे हैंग्ड हिम. मतलब थोड़ा प्लान वगैरह करके कुछ में फंसा के वगैरह. तो इसके बाद क्या हो गया, फिर बहामनी किंगडम थोड़ा वीक होने लग गया. ठीक है, तो फिर देयर वाज डिक्लाइन ऑफ बहामनी किंगडम. एंड फिर विजयनगर एंड बहामनी किंगडम के बाद जो डेक्कन सल्तनत थे उसमें 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो राइज हुए. इसमें क्या क्या थे, बेरर, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर एंड गोलकोंडा. तो ये 5 डेक्कन सल्तनत राइज पर आए बाद में आफ्टर विजयनगर एंड बहामनी किंगडम. तो दिस वर बेसिक्स ऑफ विजयनगर एंड बहामनी किंगडम. अभी ना एक ओवरव्यू लेते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का. काफ़ी एक हल्का सा ओवरव्यू लेके, क्योंकि क्या है आर्ट एंड कल्चर में एक अलग सा बड़ा प्रॉपर चैप्टर है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट.
जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ना एक बस ओवरव्यू देखेंगे एंड वहाँ पे उसके साथ कंबाइन करके आर्ट एंड कल्चर का कंबाइन करके आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भक्ति मूवमेंट में ना सबसे पहले जब 7th सेंचुरी में तमिलनाडु रीजन में अलवार्स एंड नैनार्स ये जो सेंट्स थे ना, उनका मूवमेंट डेवलप हुआ भक्ति मूवमेंट में। तो अलवार्स वर रिलेटेड टू वैष्णविज्म एंड नैनार्स वर रिलेटेड टू शिवाइज्म, ओके। फिर 9th सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य, श्री आदि शंकराचार्य इन केरला रीजन, उनका टाइम डेवलप हुआ। अभी देखो बेसिक अंडरस्टैंड करो, ये जो सेंचुरी जो है ना, मतलब एग्जांपल लेते हैं 21st सेंचुरी हम जब बोलते हैं तो इट इज़ बेसिकली 2001 टू 2100, मतलब फिर भी नहीं समझे तो अभी इतने सारे हिस्ट्री में हम लोग 20th सेंचुरी बोलते हैं। तो 20th सेंचुरी इज़ बेसिकली 1900 टू 2000, मतलब जनरली जो समझो एक जो फिगर लेते हैं, समझो 1947 लिया ना हम लोग ने, तो वो एक्चुअली कौन सी सेंचुरी में आ रही है, 20 या 19th या 21st, तो उसका आंसर है वो 20th सेंचुरी में आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। अभी हम लोग श्री आदि शंकराचार्य के बारे में बात करें तो ही स्पोक अबाउट अद्वैता, मतलब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट मोनोइज्म और जस्ट पुरुषा, ओके। एंड ही ऑल्सो स्पोक अबाउट निर्गुण ब्राह्मणा, मतलब later on he spoke about that God, soul and matter are all same and they are real, okay। तो ये बस ओवरव्यू है, और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग विल अंडरस्टैंड इन आर्ट एंड कल्चर। फिर 12th सेंचुरी एडी में तमिलनाडु रीजन में श्री रामानुजा, इन्होंने मूवमेंट डेवलप किया। तो वहाँ पे विशिष्ट द्वैता और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्वालिफाइड मोनोइज्म डेवलप हुआ। ही स्पोक अबाउट सगुण ब्राह्मणा फॉर गॉड, he spoke that God is inner substance and all others are its attributes, okay। फिर he advocated pravatti marga, means surrender to God, so this brought most of the downtrodden section of people to Vaishnavism, okay। क्योंकि क्या है, सरेंडर टू गॉड है तो यहाँ पे कास्ट वगैरह का इतना इशू नहीं आया था, तो बहुत सारे लोग ये सारे कास्ट वाले इशू में से बाहर निकलने के लिए दे मूव्ड इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, भक्ति मार्ग में, ठीक है। फिर 13th सेंचुरी एडी में श्री माधवाचार्य इन कर्नाटका रीजन, ओके, ही स्पोक अबाउट द्वैतवादा ऑल्सो कॉल्ड एज तत्ववादा, ओके, और तत्ववादा, ठीक है। तो डुअलिज्म में क्या आता है, एक है जीवात्मा एंड दूसरी चीज़ है परमात्मा, ओके। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू वैष्णविज्म, मतलब लॉर्ड विष्णु। फिर नेक्स्ट है श्री निम्बरका, ही वॉज अ तेलुगु, ओके, एंड मोस्टली इन 13th सेंचुरी के पीरियड में, ओके। ही स्पोक अबाउट लॉर्ड कृष्णा। फिर श्री वल्लभाचार्य इन 14th सेंचुरी, ही स्पोक अबाउट पुष्टि मार्ग और शुद्धवादा, ओके, मतलब नॉन डुअलिज्म। एंड बेसिकली एक चीज़ याद रखना कि जो सूरदास थे ही वॉज हिज डिसाइपल ऑफ श्री वल्लभाचार्य, ठीक है। फिर अगर सूफ़ी मूवमेंट की बात करें तो सूफ़ी मूवमेंट मोस्टली स्टार्टेड ड्यूरिंग 11th सेंचुरी एडी, तो वहाँ पे गुरु को पीर भी कहा जाता था। सो फर्स्ट वॉज शेख इस्माइल ऑफ लाहौर, ओके, गुरु और पीर। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गरीब नवाज फ्रॉम अजमेर रीजन। फिर निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ चिश्ती ऑर्डर, ठीक है। तो ये सूफी मूवमेंट के बारे में बेसिक है, और डेप्थ में आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। फिर मीराबाई जो थे इन 16th सेंचुरी राजस्थान रीजन में, शी मेड अ लॉट ऑफ भजन्स रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। फिर 16th to 17th सेंचुरी के आसपास श्री तुलसीदास जी ने ही रोट रामचरितमानस, मतलब हिंदी रामायण। फिर देखो बेसिकली वैष्णविज्म में ना विष्णु अवतार ना 4 अलग अलग युग में कैसे थे, जैसे कि देखो पहला था सतयुग, ओके, फर्स्ट इज सतयुग,
सेकंड इज त्रेता युग, मतलब यहाँ पे लॉर्ड राम थे. फिर थर्ड इज द्वापर युग, ओके, जहाँ पे लॉर्ड कृष्ण थे. एंड फोर्थ इज अभी का युग, ओके, कलयुग. यहाँ पे जो गॉड्स जैसे कि विठोबा, विट्ठल, जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, तो ऐसे ऐसे 4 युग है. एंड विष्णु अवतार हर युग में अलग अलग है, ठीक है. फिर श्री रामानंदा इन श्री रामानंदा इन 15th century, okay. He spoke about worship to Lord Rama, okay. He worked upon removing the caste barrier, okay. He also tried to remove the vernacular barriers. His work was mostly related, he was born in, matlab his work was mostly related in Allahabad region. And he followed Sri Ramanujam, okay, Sri Ramanuja. His disciples, they did not follow जो idolatry है ना, idols का worship, ठीक है. तो इनके डिसाइपल्स में कौन कौन आते हैं? इनमें आते हैं कबीर दास, who was a weaver. फिर रईदास, who was a cobbler. फिर सेना, who was a barber. फिर धाना, who was a जाट farmer. फिर नरहरि, who was a goldsmith. फिर पीपा, who was a राजपूत prince. फिर साधना अ बचर. फिर इनमें सबसे ज़्यादा फेमस थे होते कबीर दास. He did not believe in idol worship. He was basically a born Hindu but raised by a Muslim family. And he spoke about and he worked upon reconciling Hinduism and Muslim religion. He said that they are made up of same pot of same clay, okay. And his followers are known as Kabir Panthis. फिर in 15th to 16th century Sri Shankara Deva in Assam region, okay, he developed his movement there. फिर in during 1469 to 1539, मतलब you can take nearly 16th century, Guru Nanak ji, who was a disciple of Kabir Das, he founded the Sikhism religion. He was born in Talwandi region in near Lahore, and he worked upon harmony between Hinduism and Muslim religions, and he removed the barrier of the caste, and he worked a lot related to development of Bhakti movement in especially in Punjab region, and then it moved towards the entire country. मतलब वहाँ से वो सिखिज़म जो डेवलप हुआ रियली वहाँ से, तो वो वहाँ पे वो भक्ति मूवमेंट डेवलप हुआ. सो बेसिकली जो भक्ति मूवमेंट था अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से, एज वी सॉ नॉर्थ में वी सॉ, साउथ में तो हर स्टेट में वी सॉ, केरला, कर्नाटका, जो आंध्रा रीजन में वहाँ पे, फिर पंजाब रीजन में वी सॉ, नॉर्थ इलाहाबाद रीजन में वी सॉ इन नॉर्थ ईस्ट, आसाम रीजन में ऑल्सो वी सॉ. तो ये क्या है, भक्ति मूवमेंट की वजह से देयर वाज मोर डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, बंगाली, ठीक है, एक्सेट्रा, क्योंकि हर जगह पे भक्ति मूवमेंट अलग अलग तरीके से डेवलप हो रही थी. फिर और जो और एग्जांपल जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ऑफ नियरली 15th century. In his period, he worked a lot in Bengal का पूरी region. He followed Lord Krishna. He spoke about universal brotherhood. तो जैसे कि जो इस्कॉन मूवमेंट है ना, which is related to Gaudiya Vaishnavism, जहाँ पे यूज मतलब गिव योर भक्ति थ्रू जो सॉन्ग्स एंड डांस. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बड़ा रीजन. आज यूनिवर्सली तो बहुत जगहों पर इस्कॉन मूवमेंट इतना डेवलप हुआ है. फिर ये सारी चीज़ें श्री चैतन्य महाप्रभु के टाइम से शुरू हुई, ओके. मतलब ये फिलॉसफी ऑफ वैष्णविज्म, ये सब भक्ति मूवमेंट के अंदर आता है. तो अभी हम लोग ने इतने सारे रीजन्स देख लिए,
फिर अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो संत ज्ञानेश्वर in around 12th century he wrote Jnaneshwari which was a commentary on Bhagavad Gita in Maharashtra region. फिर संत नामदेव in nearly 13th-14th century he worked upon removing the caste barriers and he spoke about the gospels of love related to God and bhakti movement, and he also did not believe much that religion is related to only few. He worked upon democratizing the religion, okay, और भक्ति मूवमेंट बेसिकली, एंड इतना आइडल वर्शिप वगैरह नहीं, जस्ट प्योर भक्ति मूवमेंट बहुत डेवलप हुआ था वो टाइम पे. फिर संत एकनाथ इन 15th century he also worked on removing the caste barriers. फिर संत तुकाराम in 16th to 17th century he was contemporary of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and he was very famous for his abhangas through which he spoke about bhakti movement. ठीक है, तो ये बेसिक्स थे अबाउट भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट. बट इसका एज आई सेड इसका प्रॉपर सप्लीमेंट्री लेक्चर यू हैव टू सी फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर साइड. जो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स है उसमें यू विल फाइंड. ठीक है, तो दैट विल कवर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट.